हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संडे स्टडी पॉइंट पे। तो आज का हमारा टॉपिक है भौतिक विज्ञान। देखिए, भौतिक विज्ञान से संबंधित हम आपके लिए 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर रहे हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और सभी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन को दबाइए, हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का हमारा टॉपिक है भौतिक विज्ञान। ये भौतिक विज्ञान से संबंधित हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, विभवांतर नापने के उपयोग में लिया जाने वाला उपकरण है। ये वोल्ट मीटर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत धारा की इकाई है कूलोम, सेकेंड, न्यूटन सेकेंड, फेराड, कूलोम। विद्युत धारा की इकाई है, ये कूलोम सेकंड है। ये ठीक है ना, कूलोम या सेकंड होती है विद्युत धारा की इकाई। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? ऊर्जा, शक्ति, विद्युत आवेश, विद्युत धारा। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? देखिए, ऊर्जा की इकाई है ये। एम्पियर घंटा किसकी इकाई है? आवेश, घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स या विशिष्ट ऊष्मा का। एम्पियर घंटा किसकी इकाई है? देखिए, ये भी आवेश की इकाई है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे नंबर, साइमन किसका अस्थायी मात्रक है? साइमन जो है किसका अस्थायी मात्रक है? ये चालकता, प्रतिरोधकता, ऊंचाई, समुद्री दूरी। साइमन किसका अस्थायी मात्रक है? ये चालकता का अस्थायी मात्रक है साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अधिकतम ऊंचाई पर किसी वस्तु को फेंकने के लिए पृथ्वी से कितने अंश के कोण से फेंका जाए? 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। अधिकतम ऊंचाई पर किसी वस्तु को फेंकने के लिए पृथ्वी से कितने अंश के कोण से फेंका जाए? जो सर्वाधिक ऊंचाई पर जाए, देखिए ये 90 डिग्री से फेंका जाना चाहिए। अधिकतम दूरी पर किसी वस्तु को फेंकने के लिए पृथ्वी से कितने अंश के कोण से फेंका जा सकता है? 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। अधिकतम दूरी पर किसी वस्तु को फेंकने के लिए पृथ्वी से कितने अंश के कोण से फेंका जाना चाहिए? देखिए 45 डिग्री के कोण से फेंका जाना चाहिए ताकि वे अधिकतम दूरी तक जा सके। नेक्स्ट, दूध को मथने से इसमें से क्रीम अलग हो जाती है क्योंकि अपकेंद्रीय बल के कारण, अभिकेंद्रीय बल के कारण, परिधि के अनुदिश त्वरण के कारण। दूध के मथने से इसमें से क्रीम अलग हो जाती है क्योंकि अपकेंद्रीय बल के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारे, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाने वाली हल्की व भारी वस्तुएं पृथ्वी पर एक साथ पहुंचती हैं क्योंकि उनका वेग भिन्न भिन्न होता है, उनका द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, उन पर कार्यरत गुरुत्वीय त्वरण का मान समान होता है, उन पर कार्यरत गुरुत्वीय त्वरण का मान असमान होता है। देखिए, निर्वात में जब स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाने वाली हल्की व भारी वस्तुएं एक साथ ही नीचे पहुंचती हैं पृथ्वी तक, तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है उन पर कार्यरत जो गुरुत्वीय त्वरण का मान समान होता है, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उन पर वो समान होता है क्योंकि निर्वात में न ही तो हवा होती है, इसी वजह से वे एक साथ धरती पर नीचे गिरेंगी। निम्न में से बल का मात्रक नहीं है? पाइंडल, डाइन, जूल, न्यूटन। बल का मात्रक क्या नहीं है? देखिए, जूल जो है ये बल का मात्रक नहीं है, जबकि पेंडल, डाइन, न्यूटन ये सभी बल के मात्रक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक पिंड पर सतत बल प्रयुक्त किया जाता है तो वह चलता है एक समान संवेग से, वेग से, गति से, त्वरण से। जब एक पिंड पर सतत बल प्रयुक्त किया जाता है तब वह चलता है एक समान क्योंकि वह अपने त्वरण से, ठीक है ना, त्वरण से एक समान चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में परिक्रमण करने वाली उपग्रह की गति मुक्त रूप से नीचे गिरती हुई वस्तु की तरह होती है या आंशिक मुक्त रूप से नीचे गिरती हुई वस्तु की तरह होती है? वायुयान की गति के समान होती है। उपरोक्त तीनों प्रकार की गति संभव है। ये क्या होगा आंसर? कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में परिक्रमण करने वाला उपग्रह की गति मुक्त रूप से नीचे गिरती हुई वस्तु की तरह ही होती है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे,
जेट विमान निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है? जो हमारे जेट विमान होते हैं किस सिद्धांत पर कार्य नहीं करते हैं? ये गति के तीसरे नियम, रेखीय वेग संरक्षण, प्रणोद, ऊर्जा संरक्षण। देखिए जेट विमान किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? ये नहीं करते हैं। देखिए गति के तीसरे नियम के सिद्धांत पर कार्य नहीं करते हैं जेट विमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, गोली दागने के बाद तोप के पीछे की ओर धक्का मारने का कारण है? एक गोली दागने के बाद तोप के पीछे की ओर धक्का मारने का कारण क्या है? ये ऊर्जा का संरक्षण, उत्पन्न गैसों द्वारा लगाए गए पीछे की ओर बल, न्यूटन की गति का तीसरा नियम या न्यूटन की गति का प्रथम नियम। ये क्या होगा आंसर? गोला दागने के बाद तोप के जो पीछे की ओर धक्का मारने का कारण है ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। ठीक है, ये गति के तीसरे नियम के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे, न्यूटन ने किस फल को वृक्ष पर से पृथ्वी पर गिरता देखकर गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव किया था? सेब, आम, संतरा, अनानास। न्यूटन ने किस फल को वृक्ष पर से पृथ्वी पर गिरता देखकर गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव किया था? ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर, ये देखिए सेब को। ठीक है ना, सेब को देखते हुए ने गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों की अपेक्षा भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की आकृति का चक्रण दोनों के कारण होता है। पृथ्वी की आकृति के कारण बढ़ता है, प्रचक्रण के कारण घटता है। पृथ्वी की आकृति के कारण घटता है, प्रचक्रण के कारण बढ़ता है। पृथ्वी की आकृति का प्रचक्रण के कारण बढ़ता है। तो क्या होगा इसमें से आंसर हमारा? देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला है, पृथ्वी की आकृति का चक्रण दोनों के कारण घटता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों की अपेक्षा भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की आकृति का चक्रण दोनों के कारण घटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, किसी वस्तु को पृथ्वी के केंद्र पर ले जाने पर उसका भार वही रहेगा, शून्य हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कुछ कम हो जाएगा? किसी वस्तु को पृथ्वी के केंद्र पर ले जाने पर उसका भार देखिए शून्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे, यदि पृथ्वी के बीचों बीच छेद कर दिया जाए तो उसमें एक लोहे का गोला डाला जाए तो उसकी स्थिति होगी, दोलायमान गति करेगा, केंद्र पर रुक जाएगा, दूसरी तरफ से अंतरिक्ष में चला जाएगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। यदि पृथ्वी के बीचों बीच छेद कर दिया जाए तो उसमें एक लोहे का गोला डाला जाए तो उसकी स्थिति क्या होगी? देखिए वे दोलायमान गति करेगा। ठीक है ना, दोलायमान गति ही करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक वजन तोलने वाली मशीन एक लिफ्ट में रखी है, एक वजन तोलने वाली मशीन लिफ्ट में रखी है जिस पर एक व्यक्ति खड़ा है, निम्न में से किस अवस्था में तुला मशीन सबसे कम वजन बताएगी? यानी कि बताना है कि सबसे कम वजन किस अवस्था में बताएगी वो? समान गति से ऊपर जाते समय, समान त्वरण से नीचे जाते समय, समान त्वरण से ऊपर जाते समय, या लिफ्ट खराब होने के कारण मुक्त अवस्था में नीचे गिरते समय। देखिए जिस पर एक व्यक्ति खड़ा हो किस अवस्था में तुला मशीन सबसे कम वजन बताएगी? देखिए लिफ्ट खराब होने के कारण मुक्त यानी कि खुले मुक्त अवस्था में नीचे गिरते समय ही वो उसका मशीन सबसे कम वजन बताएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारी, निम्न में सर्वाधिक प्रत्यावस्था पदार्थ है? रबर, क्वार्ट्ज, कांच, स्टील। निम्न में सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है, देखिए ये हमारा क्वार्ट्ज होता है। ठीक है, वर्षा की बूंदों का गोल होना निम्न में से किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव, श्यानता, विस्कासिता, बर्नौली का सिद्धांत। वर्षा की बूंदों का गोल होना ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। पानी में डूबी हुई बाल्टी हल्की प्रतीत होती है, पानी का उछाल बल इसका भार कम कर देता है। बाल्टी गीली होने से घर्षण कम होता है, पानी में हवा न होने गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है, भीगने से बाल्टी का भार कम हो जाए। पानी में डूबी हुई बाल्टी हल्की प्रतीत होती है, इसका क्या कारण है? देखिए इसका ये कारण है कि पानी का उछाल बल इसका भार कम कर देता है। ठीक है, पानी में डूबी हुई बाल्टी हल्की प्रतीत होती है क्योंकि पानी का जो उछाल जो होता है, उछाल बल जो होता है इसका भार कम कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे, पानी से भरे एक जार में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जिस समय बर्फ पिघल जाती है तब पानी का तल ये क्या होगा? ऊपर उठ जाता है, नीचे चला जाता है, अपरिवर्तित रहता है, बर्फ के द्रव्यमान के अनुसार ऊपर या नीचे जाता है। ये क्या होगा? ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, देखिए अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि पानी से भरे एक जार में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जिस समय बर्फ पिघल जाती है तो उसका
देखिए तब वो पानी का तल अपरिवर्तित रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे। दिए की बत्ती में तेल किस प्रक्रिया द्वारा चढ़ता है? गुरुत्वाकर्षण, उत्प्लाव, कोशिका तव, तैरने की प्रक्रिया से। दिए की बत्ती में तेल किस प्रकार द्वारा चढ़ता है? ये कोशिका तव के कारण चढ़ता है। ठीक है। एक अंडा शुद्ध पानी में डालने पर डूब जाता है और नमक के घोल वाले पानी में तैरता रहता है, क्योंकि शुद्ध पानी का घनत्व नमक के घोल वाले पानी से अधिक है और अंडे के आयतन द्वारा विस्थापित पानी के आयतन से अधिक है। नमक के घोल के पानी का घनत्व शुद्ध पानी के घनत्व से अधिक है। अंडे के आयतन द्वारा विस्थापित पानी का भार शुद्ध जल की बजाय घोल वाले जल का अधिक है। नमक के घोल के पानी का घनत्व अशुद्ध पानी और अंडे के घनत्व के समान है। उपरोक्त में से कोई नहीं। ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए नमक के घोल के पानी का घनत्व शुद्ध पानी के घनत्व से अधिक है। अंडे के आयतन द्वारा विस्थापित पानी का भार शुद्ध जल के बजाय घोल वाले जल का अधिक होता है, इसीलिए अंडा नमक वाले जल में ऊपर तैरता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ऊष्मा का प्राकृतिक तथा सबसे बड़ा स्रोत है? विद्युत, घर्षण, अग्नि, सूर्य। ऊष्मा का प्राकृतिक तथा सबसे बड़ा स्रोत क्या है? देखिए सूर्य है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। वह ताप जिस पर सेंटीग्रेड व फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक बताते हैं? 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री आर, -40 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए होगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखिए -40 डिग्री सेल्सियस। ये जिस पर सेंटीग्रेड व फ़ारेनहाइट पैमाने समान पाठ्यांक बताते हैं, -40 डिग्री सेल्सियस पर। प्रेशर कुकर में खाना शीघ्र बनता है क्योंकि कुकर के अंदर दाब में वृद्धि होने के कारण पानी के क्वथनांक में वृद्धि होती है। ठीक है ना, इसी वजह से प्रेशर कुकर में खाना शीघ्र बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन सा सर्वोत्तम ऊष्मा चालक है? कांच, लकड़ी, चांदी या तांबा। देखिए सबसे सर्वोत्तम ऊष्मा चालक ये चांदी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे। बादलों वाली रातें साफ रातों की अपेक्षा गर्म होती हैं, क्योंकि क्यों होती है ये? देखिए बादलों के कारण पृथ्वी की ऊष्मा का विकिरण नहीं हो पाता है। ठीक है, बादलों के कारण पृथ्वी की ऊष्मा का विकिरण नहीं होता है। जो पृथ्वी की ऊष्मा होती है ये ऊपर चली जाती है ना, लेकिन बादलों के कारण ये ऊपर नहीं जा पाती और ये वापस नीचे आती है, तो ये अपेक्षा गर्म हो जाती है हमारी पृथ्वी, है ना। जो रात को है ये अपेक्षा गर्म हो जाती है। जैसा देखा होगा आपने भादों के महीने भी कि जब बादल छाए रहते हैं तो हुमस बहुत अधिक हो जाती है, वो यही कारण होता है। ठीक है जी। एक स्वस्थ व्यक्ति का ताप 98 डिग्री 4 फारेन 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इसका मान सेल्सियस पैमाने पर कितना होगा? ठीक है, देखिए 36.9 डिग्री सेल्सियस होगा ये। एक स्वस्थ व्यक्ति का ताप 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इसका मान सेल्सियस पैमाने पर 36.9 डिग्री सेल्सियस होगा। चलिए किसी तारे से प्राप्त प्रकाश के रंग से आभास होता है? आकार का, भार का, दूरी का या ताप का। देखिए किसी तारे से प्राप्त प्रकाश के रंग से प्रभास होता है उसके ताप का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे। बंद कमरे में पंखा चलाने पर कमरे का ताप बढ़ता है, घटता है या परिवर्तित रहता है? गर्मियों में घटता है तथा सर्दियों में बढ़ता है। देखिए क्या होगा, बंद कमरे में पंखा चलाने पर कमरे का ताप बढ़ जाता है, क्योंकि वो अंदर की हवा अंदर ही घूमती रहती है, न बाहर जाती है न बाहर वाली अंदर आती है, इसी कारण ये तापमान बढ़ जाता है। एक बंद कमरे में रखे फ्रिज का दरवाज़ा खुला रखने पर कमरे का ताप बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है? इनमें से कोई नहीं होता है। देखिए एक बंद कमरे में रखे फ्रिज का दरवाज़ा खुला रखने पर कमरे का ताप बढ़ जाता है ना। कमरे का तापमान होता है वो बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। एक दूध वाली तथा दूसरी बिना दूध वाली चाय के 2 कप 90 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए हुए हैं। ठीक है, तो उससे कौन सी पहली ठंडी होगी? दूध वाली चाय, बिना दूध वाली चाय, दोनों एक साथ? इनमें से कोई नहीं। देखिए क्या होगा, देखिए इसमें बिना दूध वाली चाय जो है वो जल्दी ठंडी हो जाएगी। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। सूर्य या अंगीठी से हमारे पास ऊष्मा पहुंचती है विकिरण, संवहन, चालन या तापमान के द्वारा? किस द्वारा पहुंचती है? देखिए सूर्य या अंगीठी से हमारे पास ऊष्मा पहुंचती है वो विकिरण के द्वारा ही पहुंचती है। ठीक है जी, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा।
चलिए परम शून्य ताप होता है, देखिए परम शून्य ताप जो होता है -273 डिग्री 0 केल्विन 0 डिग्री केल्विन या -469 डिग्री फ़ारेनहाइट, या ये सभी परम शून्य ताप क्या होता है, देखिए ये सभी होते हैं, ठीक है ना। परम शून्य ताप जो है ये सभी होते हैं -273 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री केल्विन -419 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अत्यधिक ठंडे मौसम में पानी की नलिकाएं फट जाती हैं क्योंकि जब पानी, ये ठंडे मौसम में, अत्यधिक ठंडे मौसम में पानी की नलिकाएं फट जाती हैं क्योंकि जब पानी बर्फ में परिवर्तित होता है तो उसका आयतन कम हो जाता है, जब पानी बर्फ में परिवर्तित होता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, नलिकाएं ठंड से सिकुड़ जाती हैं, पानी शीघ्रता से वाष्पित होता है। तो क्या कारण होता है, अत्यधिक ठंडे मौसम में पानी की नलिकाएं फट जाती हैं क्योंकि जब पानी बर्फ में परिवर्तित होता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, इसी वजह से नलिकाएं फट जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लालटेन के नीचे सुराख रखे जाते हैं क्योंकि सुराखों के नीचे रोशनी जा सके, सुराखों से धुआं बाहर जा सके, सुराखों से शुद्ध हवा आ सके जिससे ऑक्सीजन मिल सके, इनमें से कोई नहीं। लालटेन के नीचे सुराख रखे जाते हैं क्योंकि सुराखों से शुद्ध हवा आ सके जिससे ऑक्सीजन मिल सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर वायु में ध्वनि का वेग 332 मिलीमीटर प्रति सेकंड है, उनका देखिए मानक ताप पर पानी में ध्वनि का वेग 1500 मीटर प्रति सेकंड है, मानक ताप पर स्टील में ध्वनि का वेग 5000 मीटर प्रति सेकंड है, निर्वात में ध्वनि का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो क्या कारण है ये, निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है। मैं देखिए निर्वात में ध्वनि का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, देखिए ये गलत है हमारा, ठीक है ना आंसर, क्योंकि निर्वात में ध्वनि का वेग सबसे कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है वायु में, पानी में, स्टील में, केरोसिन में। ये ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, ये स्टील में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनुष्य द्वारा ध्वनि का सर्वे प्रास है, यानी कि मनुष्य कितनी हर्टेज तक की ध्वनि सुन सकता है, सर्वास प्रास कर सकता है ना, 20 से 20,000 2,000 हर्टेज, 20 से 20,000 हर्टेज, 40 से 40,000 हर्टेज, या 20 से 30,000 हर्टेज। मनुष्य द्वारा ध्वनि का सर्वे प्रास है या सुन सकता है क्या है, देखिए 20 से 20,000 हर्टेज तक की ध्वनि मनुष्य सुन सकता है, या उससे ज़्यादा या उससे कम की ध्वनि नहीं सुन पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत तरंगों को ध्वनि तरंगों में परिवर्तित करता है डायनामो, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर। विद्युत तरंगों को ध्वनि तरंगों में परिवर्तित करता है ये लाउड स्पीकर। कुत्तों को, देखिए कुत्तों को ध्वनि सर्वप्रास है, देखिए कुत्ते कितने हर्टेज तक की ध्वनि सुन सकते हैं, ठीक है 15 से 50,000 हर्टेज, 20 से 20,000 हर्टेज, 30 से 30,000 हर्टेज, 40 से 20,000 हर्टेज तक की, ठीक है ना। कौन सा देखिए आंसर होगा हमारा 15 से 50,000 तक की कुत्तों को ध्वनि सर्वप्रास है, देखिए 15 से 50,000 हर्टेज तक की ध्वनियाँ सुन सकते हैं, लेकिन मनुष्य 20 से लेकर 20,000 हर्टेज तक की ही ध्वनियाँ सुन सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री अपने साथी की आवाज नहीं सुन सकता, ये चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री अपने साथी की आवाज नहीं सुन सकता क्योंकि उत्पन्न आवृत्तियां सर्वे आवृत्तियों से अधिक होती है, ध्वनि संचरण के लिए कोई माध्यम उपलब्ध नहीं है, रात्रि में तापमान अत्यंत कम व दिन में अति उच्च होता है, चंद्रमा की सतह पर बड़ी संख्या में ज्वालामुखी हैं। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री अपने साथी की आवाज़ नहीं सुन सकता क्योंकि ध्वनि संचरण के लिए कोई माध्यम उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हवा वायु तो है ही नहीं, वायुमंडल, इसी वजह से वहाँ पर आवाज़ नहीं सुन सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुपरसोनिक यानों की गति ध्वनि से होती है। देखिए सुपरसोनिक जो यान होते हैं हमारे, उनकी गति ध्वनि से अधिक कितनी होती है, कम, अधिक, बराबर, या इनमें से कोई नहीं। देखिए अधिक होती है, सुपरसोनिक यानों की गति ध्वनि से भी अधिक होती है।
ठीक है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है लगभग 10 सेकंड, 50 सेकंड, 100 सेकंड या 500 सेकंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है लगभग 500 सेकंड में, ठीक है ना। 500 सेकंड के यदि आप मिनट बनाएंगे तो 6 से गुणा करेंगे तो 8 से 48, 8 मिनट 3 सेकंड के लगभग, है ना। ऐसे होता है। सौर स्पष्ट रूप से कटा हुआ हीरा चमकदार दिखता है क्योंकि यह प्रकाश उत्सर्जित करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यह रेडियोधर्मी है, इसका घनत्व अधिक है। ये क्या कारण होगा? स्पष्ट रूप से कटा हुआ हीरा चमकदार दिखता है क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक को तारे टिमटिमाते हुए प्रतीक किसके कारण दिखाई देते हैं? अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन, अविवर्तन। पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक को, यानी कि जब हम रात्रि को खड़े होकर तारे टिमटिमाते हुए प्रतीक इसके कारण दिखाई देते हैं, क्योंकि जब हम रात्रि को खड़े होकर आसमान में देखते हैं तो तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? देखिए इसका कारण है अपवर्तन, क्योंकि ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेगिस्तान में मृग तृष्ण, है ना, मिरिज, ये मृग तृष्णा किस प्रकार के कारण दिखाई देती है? मृग मरीचिका, ठीक है ना। क्या कारण था? व्यतिकरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकीर्णन, द्विव अपवर्तन। रेगिस्तान में मृग तृष्ण किस प्रक्रिया के कारण दिखाई देते हैं? देखिए द्विव अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं हमें, ठीक है। रेगिस्तान में मृग तृष्ण हमें द्विव अपवर्तन के कारण दिखाते हैं और ये गर्मियों में ही दिखाई देते हैं। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती जाती है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।